रेडी स्टार्ट। हवाई अड्डों पर चौकस सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर खासकर जहां हर वक्त अति विशिष्ट लोगों की आवाजाही रहती है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। फिर भी वहां से कोई आरोपी सुरक्षा बलों को चकमा देकर फरार हो जाए तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठेंगे ही। बलात्कार का एक आरोपी दिल्ली हवाई अड्डे से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF और आव्रजन विभाग के कर्मचारियों को चकमा देकर 4 सुरक्षा घेरों को पार करते हुए निकल भागा। विचित्र है कि इस घटना का आव्रजन विभाग और CISF एक दूसरे पर दोष बढ़ने में जुट गए। आव्रजन विभाग का कहना है कि उसने आरोपी को CISF के हवाले कर दिया था, जबकि CISF का तर्क है कि उसे औपचारिक रूप से आरोपी की गिरफ्तारी के बारे में नहीं बताया गया था। दरअसल आरोपी के खिलाफ पंजाब पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। उसी के तहत आव्रजन विभाग ने आरोपी को पकड़ा और CISF को सौंप दिया। CISF कर्मी की लापरवाही से आरोपी निकल भागा, मगर यह समझ से बाहर है कि अगर किसी एक सिपाही की चूक के चलते आरोपी भागा तो उस संवेदनशील क्षेत्र में बने बाकी के सुरक्षा घेरे में तैनात बलों का ध्यान उस पर क्यों नहीं गया। बताते हैं कि आरोपी खिड़की से कूदकर भागा था, फिर भी कैसे किसी सुरक्षाकर्मी की नज़र उस पर नहीं गई। पैरा आंतरिक सुरक्षा का मामला केवल इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से जुड़ा नहीं है। कुछ दिनों पहले ही संसद में 2 युवाओं ने कूदकर दहशत फैलाने की कोशिश की। उसे लेकर आंतरिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आए दिन सुरक्षा बलों के काफिले और चौकियों पर हमले हो जाते हैं। इसके बावजूद समझना मुश्किल है कि संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह भरोसेमंद बनाने के व्यावहारिक उपाय क्यों नहीं जुटाए जाते। अधिकार क्षेत्र और कानूनी औपचारिकताओं का पहलू अलग हो सकता है, मगर यह जानते समझते हुए कि एक ऐसे आरोपी के पकड़ में आने के बाद जिसे पुलिस 3 साल से तलाश रही थी, लापरवाही बरती जाए तो सामान्य सुरक्षा के मामलों में उससे भला किस तत्परता की उम्मीद की जा सकती है। दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह की चूक या लापरवाही किसी बड़ी वारदात का मौका दे सकती है। मगर वहाँ भी आए दिन हत्याएं और बलात्कार की घटनाएं दर्ज होती हैं। यह सुरक्षा इंतजाम में खामी नहीं तो और क्या है।
पैरा जब दिल्ली की संवेदनशील जगहों जम्मू कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित इलाकों यहाँ तक कि संसद की सुरक्षा में लापरवाही देखी जा रही है तो सामान्य नागरिक ठिकानों पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर कितना भरोसा किया जा सकता है। मगर सभी राज्य लचर कानून व्यवस्था के चलते अपराधों पर नकेल कसने में विफल साबित हैं। स्त्रियों के खिलाफ हिंसा और यौन अत्याचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में अगर बलात्कार का एक आरोपी सबसे सख्त पहरे से निकल भागने में कामयाब होता है और जवाबदेह विभाग परस्पर कानूनी दायरे की नुक्ताचीनी में उलझे देखे जाते हैं तो इससे दूसरे अपराधियों का मनोबल बढ़ता ही है। आम चुनाव नज़दीक हैं और उस दौरान सुरक्षा घेरे में चलने वाले लोगों की खुले में आवाजाही बढ़ेगी। अगर आंतरिक सुरक्षा को लेकर इसी तरह की लापरवाहियां बनी रहीं तो मुश्किलें शायद ही कम हों। पैरा सुर्खियों में आए वीडियो में दयानिधि मारन ने कहा कि अंग्रेजी जानने वाले लोग सूचना तकनीक कंपनियों में मोटी तनख्वाह पाते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश या बिहार से तमिलनाडु आने वाले हिंदी भाषी लोग या तो निर्माण कार्य करते हैं या फिर सड़क या शौचालय साफ करने जैसी छोटी मोटी नौकरियां करते हैं। जाहिर है उनके इस बयान के बाद एक बड़े तबके में भारी नाराजगी पैदा हुई, जो देश के भीतर भाषा क्षेत्र और समुदाय के आधार पर विभाजन पैदा करने की कोशिशों का विरोध करते हैं। हालांकि इस मसले पर उठे विवाद के बाद द्रमुक ने इसे दयानिधि का पुराना बयान बताया, मगर सवाल है कि क्या किसी भी तर्क पर हिंदी भाषा और प्रवासी मजदूरों पर इस तरह की अपमानजनक और एक बड़े तबके की मेहनत को खारिज करने वाले बयान को उचित ठहराया जा सकता है? हिंदी भाषियों को लेकर ऐसे नेताओं का पूर्वाग्रह क्या देश की एकता की भावना को चोट नहीं पहुंचाता है? क्या वजह है कि अक्सर दक्षिण भारत और खासकर तमिलनाडु के नेता उत्तर भारत और हिंदी भाषी लोगों के बारे में ऐसे अपमानजनक बयान देते रहते हैं? संभव है कि यह उन्हें अपनी स्थानीय राजनीति को बचाने का जरिया लगता हो, लेकिन एक बड़े तबके के प्रति उपेक्षा या उपहास का भाव दर्शाकर वे अपनी विचारधारा और राजनीति को किस सीमा को जाहिर करते हैं? स्टॉप।